नमस्कार, मैं हूं त्रिशा सिंह राजपूत प्रोजेक्ट इंक्लूजन की टीम से और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंक्लूसिव इनसाइट्स के पहले एपिसोड का। इंक्लूसिव इनसाइट्स जहां हम डाइवर्स वॉइसेस को लेकर आते हैं और वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। बेसिकली वी वांट टू ब्रिंग इंक्लूजन। सो आज के हमारे एपिसोड में जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में कृष्णा गुप्ता जी फ्रॉम दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस एपिसोड में। ये हमारा पहला एपिसोड है और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो स्ट्रगल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानने के बारे में, वो हमारे को थोड़ा सा बताइए और कैसा एक्सपीरियंस या अपनी जो जर्नी है वो आप हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर करिए। बेसिकली मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ और मेरी पूरी एजुकेशन राजस्थान में ही हुई है, लेकिन आफ्टर मैरिज में दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी, तो तब से मैं यहीं हूँ और मेरे बच्चों की पूरी एजुकेशन दिल्ली से ही हुई है। क्योंकि मेरे छोटे बच्चों को थोड़ी सी लर्निंग में समस्याएं आई थी, जिसकी वजह से मैंने और मेरे पूरे परिवार ने काफ़ी स्ट्रगल का सामना किया, काफ़ी समस्याओं का सामना किया, लेकिन कुछ हमने उन पे काबू भी पाया और काफ़ी हद तक उसको स्टैंड करने में भी हम सफल रहे। तो एग्जैक्टली डिसेबिलिटी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना है कि समस्या हमें काफ़ी आई थी जब वो छोटा था, जैसे नर्सरी करी, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, जब बोलना भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, तब भी उसकी हरकतें ऐसी होती थी, हम सोचते कितना अच्छा है, कितना इंटेलिजेंट है, मतलब सब चीज़ों की समझ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जब उसकी एजुकेशन स्टार्ट करवाई तब छोटी क्लासेस में तो नॉर्मल था, जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई बस इतना फ़र्क था कि उसके साथ थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी। तो वो तो नॉर्मली होता है कि कई बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कई बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, कम पिकअप करते हैं, तो लेकिन रिज़ल्ट वगैरह को लेकर भी कभी ऐसी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो जब फोर्थ में जब वो मेरा बच्चा आया तब थोड़ी सी मुझे समस्याओं का पता चला, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे थे कि उसको कोई दिक्कत आती तो हमें बुला लेते थे कि इसको ये करवाइए, सपोर्ट करते थे, तो हम उसको वो करवा देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ टीचर ऐसे थे जो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि इसको प्रॉब्लम है, वो समझते थे कि इनका बच्चा करता नहीं, तो उसको काफ़ी नेगेटिव वे में भी बिहेव करते थे, उसके साथ थोड़ा उसको परेशान भी करते थे। तो जब 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर अल्टीमेटली मैं स्कूल टीचर से भी मिली, फिर टीचर की तरफ से मुझे कोई इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। फिर मैं उनकी प्रिंसिपल से मिली, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि उनके स्कूल में चूँकि उन्होंने काउंसलर बिठा रखे थे, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप ऐसा कीजिए, काउंसलर से बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उन काउंसलर के पास गई, उनसे मिली, तब उन्होंने मेरे को कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक बार IQ टेस्ट करा लीजिए कहीं पर जाकर, हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई रिज़ल्ट मिले। मैं गई वहाँ पर, डॉक्टर के यहाँ गई, मैंने उसका IQ टेस्ट करवाया, तो उन्होंने बोला कि इसका IQ ज़्यादा कम तो नहीं है, बट बॉर्डर लाइन पर है, तो आपको थोड़ी सी इसकी एजुकेशन में समस्या का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इसको 12th ही करा पाएँ, उससे ज़्यादा ये नहीं भी पढ़ पाए। तो मैंने उस समय तो मेरे को शॉकिंग लगा, थोड़ी देर के लिए मैं 1 घंटे 2 घंटे काफ़ी डिस्टर्ब रही, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कहा इस तरह निराश होने से तो अच्छा है कि हम इसके बारे में आगे के लिए सोचें। और उन्होंने चूँकि मेरे को सजेस्ट किया था कि आप इसको दूसरे स्कूल में डालें कि जब बच्चा ईजी वे में सब चीज़ों को पढ़ सके, समझ सके। वैसे जनरली वो लोग तो अपनी भाषा में स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, बट इसको स्पेशल एजुकेशन की एज सच नीड नहीं थी, बस इसको ऐसे स्कूल की आवश्यकता थी जहाँ पर चीज़ों को ईजी तरीके में, ईजी वे में, कम प्रेशर के साथ सिखाया जा सके। फिर अल्टीमेटली हमको किसी ने सजेस्ट किया, कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल है दिल्ली में, तो वहाँ पे एक स्पेशल ब्रांच चलती है जहाँ पर जो थोड़ा सा जो बॉर्डर के बच्चे होते हैं उनको अच्छे से ऐसे इस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चे पढ़ भी लें, पीछे भी ना रहें, उनको सब कुछ समझ में भी आ जाए, बट ईजी वे में कर लें और हिंदी मीडियम में करें, ताकि तब हमको ये चीज़ समझ, हमने उस स्कूल में डाला तो वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक सही जगह में पहुंच गई हूँ। उन्होंने रियल में बच्चों को, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, ट्रीट करते थे, नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाते थे। बस फ़र्क इतना था कि पढ़ाई का लेवल जो है वो इस तरह का होता था कि बच्चा समझ भी ले, बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर भी ना आए, और बच्चे और बच्चों की तरह हर क्लास वाइज जो बच्चों को समझना चाहिए उसी स्टेप बाय स्टेप उस तरह समझा रहे थे। मेरे बच्चे ने 4th किया, 5th किया, फिर हमको भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी उसको पढ़ाने में, क्योंकि बहुत ईजी वे में पढ़ाई होती थी, आधा तो टीचर्स ही करवा देते थे। फिर 9th, फिर समस्या आई मुझे 9th 10th में, तब मुझे पता चला कि इस तरह के बच्चों के लिए कोई बोर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, बस ओपन में इनका एडमिशन ओपन में इनका फॉर्म भरवा दिया जाता है, वहाँ से बच्चे पेपर दे लेते हैं। हालांकि मुझे शुरू में थोड़ा सा सोचकर बुरा भी लगा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा कम से कम 10th, अभी 10th तो करे,
फिर ओपन से उसको करवाया हमने 10th, तो ठीक है उसका 10th क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने उसको फिर 12th में फॉर्म भरा, 12th भी उसका क्लियर हुआ। लेकिन स्कूल की एजुकेशन तो हो गई, अब मेरे सामने समस्या थी कि आगे मैं क्या करवाऊँ। तो वहीं से मुझे पता लगा कि वोकेशनल कोर्स भी बच्चों के लिए होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्स, क्योंकि उसका माइंड बहुत तेज़ है, यानी कि पढ़ाई में ज़रूर उसको दिक्कत आती थी, बट दूसरी चीज़ों में उसका माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ है। किसी भी तरह का कुछ भी उसको, चाहे आपकी निशानेबाजी हो या ढोलक तबला हो या कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हो या मोबाइल हो, जो चीज़ें हमको नहीं आती थी उस एज में उसको वो चीज़ें समझ में आ जाती थी। बहुत शार्प माइंड था। तो हमको ये लगा कि दिमाग तो इसका तेज़ है, बट पढ़ाई से नहीं हो पा रही, तो ऑब्वियस है कि इसको कुछ ऐसा कोर्स करवाएं कि जहाँ पर इस पर प्रेशर भी ना पड़े और ये अच्छा भी कर ले और अपनी लाइफ को सेटल भी कर ले। तो अल्टीमेटली फिर क्योंकि टीचर्स ने ही हमको वहीं से समझ आया था कि वोकेशनल कोर्स बच्चे को करवाना चाहिए। अब समस्या थी कि क्या वोकेशनल कोर्स करवाएं, कैसे करवाएं, क्या करवाएं। अब क्योंकि ना तो हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी है इन बच्चों के लिए। मुझे पहले एक टीचर मिली थी, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को हम एज अ स्पोर्ट्स टीचर, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था, एज अ स्पोर्ट टीचर रख लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्पोर्ट्स में भी आगे ले जाते हैं और इसको नेशनल इंटरनेशनल। मेरे बच्चा जब स्कूल में था तो स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे करता था, तो हमेशा इसको लेके जाते थे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। काफ़ी इसने मेडल्स जीते, काफ़ी अच्छा इसने किया। तब तक तो सब कुछ था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ एक समय जब मेरे बच्चे को आगे बढ़ने का समय आया स्पोर्ट्स में, उसी समय गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई कि बॉर्डर लाइन के बच्चों को स्पोर्ट्स में कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो मेरे साथ ये समस्या क्रिएट हो गई कि अब मैं जो बच्चे को स्पोर्ट्स में इसकी लाइफ बनाना चाह रही थी कि कम IQ वाले बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, उसी समय इस पॉलिसी के आने से मुझे बहुत निराशा हुई। मेरे जिन टीचर जो मेरा सपोर्ट कर रही थी, उसको आगे ले जाना चाहती थी स्पोर्ट्स में, उन्होंने कहा कि मैडम अब तो आपकी समस्या हो गई, आप नहीं IQ के बेसिस पे अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में ले जा सकते। मैंने कहा अब क्या किया जाए, ये भी समस्या हो गई, अब मैं इसके लिए क्या करूँ। मैंने काफ़ी, फिर मेरे को कहीं से पता लगा कि ITI के कोर्स होते हैं, होटल मैनेजमेंट वगैरह के कोर्स होते हैं, वहाँ सारे वोकेशनल कोर्स ही ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे मैं एडमिशन कराने गई, इसका अल्टीमेटली वहाँ एडमिशन भी हो गया क्योंकि इसकी परसेंटेज ठीक थी। और फिर वहाँ पे इसको वोकेशनल होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया। फिर उसके बाद से इसकी अपनी स्टैंड होने की जर्नी शुरू हुई। इसने अपना, फिर हमने इसको छोड़ दिया, इसने भी हमको एक तरह से छोड़ दिया, कहना इन द सेंस कि अपने बलबूते पे खड़ा हो गया, और हमने भी इसको अपने बलबूते पे छोड़ दिया कि हम इसके लिए क्या करें। बस इसकी स्टडी हमारी तरफ से कंप्लीट हो गई थी। हालांकि चाहते तो हम अभी भी और इसको स्टडी करवाना चाहते हैं, पर अभी फ़िलहाल तो वो अपने कुछ कर रहा है, सेटल है, थोड़ा सा काम में बिजी है। लेकिन अभी भी मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा कुछ पता लगे कहीं से कि मैं इसको कुछ आगे करवा सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करवाना चाहूँगी जो कि उसके हित में हो। मैम, इसी बात पे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स जब अपने बच्चों को भेजते हैं तो वो टीचर्स के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि कुछ टीचर्स थे जो कि सपोर्ट करते थे और कुछ टीचर्स मतलब शायद उनको अवेयरनेस हो या ना हो कि किसी भी बच्चे को किसी तरीके की कोई परेशानी हो सकती है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल मतलब इंटेंशन ऑफ स्टडिंग। अगर इंटेंट नहीं है पढ़ने का, उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कितनी अवेयरनेस थी उस समय टीचर्स के बीच में कि ये ऐसा भी हो सकता है? तो आपको जो सजेशन दिया था, क्या वो किसी टीचर ने दिया था? नहीं, मुझे टीचर ने सजेशन नहीं दिया था। मुझे सिर्फ चूँकि बच्चे को बहुत परेशानी हो रही थी, तो मैं प्रिंसिपल से मिली थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप हमारे यहाँ काउंसलर बैठते हैं, आप उनके। और ये बहुत अच्छी बात थी कि स्कूल्स में काउंसलर होते हैं। मैं कहती हूँ सब स्कूल में होने चाहिए, ताकि कल को यदि किसी बच्चे के साथ समस्या है तो उनको सही लाइन मिल जाए और वो सही तरीके से गाइड कर सकें। तो मेरे को भी सही समय पे सही गाइडलाइन मिल गई, जिसके कारण मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैं काउंसलर के पास गई, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप पहले IQ टेस्ट कराइए इसका। बॉर्डर लाइन एक्चुअल में मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज तो इस बारे में नहीं है, पर मैं इतना समझ सकती हूँ कि बॉर्डर लाइन ऐसा होता है कि एक नॉर्मल, जहाँ से बच्चा नॉर्मली पढ़ाई कर सकता है। ये बात अलग है कि कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा करता है, कोई बच्चा कम अच्छा करता है, बट हाँ नॉर्मली बच्चा पढ़ लेता है। एक बॉर्डर लाइन पे आने के बाद ऐसा हो जाता है कि बच्चा समझ भी रहा है, उसको पढ़ना भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम उसको समझा भी रहे हैं, पर समस्या आ जाती है लर्निंग की, कि बच्चा फिर उसको ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाता है। उस समय समझ लेगा, उसको समझ में भी आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चा कुछ याद रख पाता है, कुछ भूल जाता है, कुछ चीज़ें उसको जल्दी समझ में नहीं आती हैं। सिर्फ बस यही एक समस्या आती है जिसके कारण उसको स्टडी में काफ़ी समस्याएं आती है, और हम उसको चाहते हैं कि हाई लेवल की स्टडी करवा पाएँ, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी भी अगर हम देखें कि काउंसलर बहुत सारे स्कूल्स में नहीं होते हैं, और अगर हम
टीचर्स की बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट जो टच पॉइंट होता है या जो सेकंड पेरेंट होते हैं आपके प्रोफेशनली भी अगर आप देखें तो वहाँ पे टीचर्स ही होते हैं जो बच्चों के साथ में ज़्यादातर समय बिताते हैं और उनके फ्यूचर को शेप करने में हेल्प करते हैं। तो अगर टीचर में ये अवेयरनेस होगी और अगर वो एटीट्यूड पॉजिटिवली वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चेंज हम महसूस करेंगे। और इसी के साथ ही प्रोजेक्ट इंक्लूजन भी काम करता है, जहाँ पे हम टीचर्स को अवेयर करवाते हैं, सिर्फ टीचर्स ही नहीं पेरेंट्स को अवेयर करवाते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप अपने स्टडी पैटर्न को देख के किसी भी बच्चे के। तो जो हमारा 17 मॉडल का कोर्स है, इट हेल्प्स a teacher or a parent to understand कि what all the hidden disability can be identified in a child। हम ये नहीं कह रहे कि हर बच्चा स्पेशल है, बट हर बच्चे में कहीं ना कहीं अगर कोई लर्निंग डिसऑर्डर आपको लग रहा है तो आप हेल्प आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाट प्रोजेक्ट इंक्लूजन इंटेंड टू डू। तो मैम आपका इसमें क्या सुझाव रहेगा कि वो जो टीचर्स जो अवेयर नहीं थे उनके तरफ से आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, तो क्या टेक था उस समय पे, कैसा आपको एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट हुआ था और इसका जो बच्चे के मेंटल स्पेस पे कैसा प्रभाव पड़ा था? देखिए, जब बच्चा स्कूल जाता था उस समय तो वो छोटा था, इतना समझता नहीं था। जितना उसने तो उन बातों को खेल खेल में लिया, तो उस पर जितना इफेक्ट नहीं पड़ा, उससे ज़्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ा कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसे उनको नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। क्योंकि वो जब आके बताता था दुखी होकर के मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो नॉर्मली भी बता देता था उस चीज़ को, पर हमें वो चीज़ पिंच करती थी। जी मैम, थैंक यू मैम। तो ये अवेयरनेस की बात है। एक इसी पे एक सवाल मेरा एक है छोटा सा कि मैम, जो कि आपको अवेयरनेस उस समय पे उतनी ज़्यादा थी नहीं, ना आपके एनवायरनमेंट में उतनी मिली थी, तो आपको क्या लगता है अगर एक चेंज उस समय होता तो वो ज़्यादा सुविधाजनक होता आपके लिए? हाँ, एक तो मैं फिर भी इस बात पे ये ऐड करना चाहूँगी कि फिर भी मेरे साथ तो ये सुविधा थी कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था वहाँ एक काउंसलर थे, जिसकी वजह से मेरी समस्या सॉर्ट आउट हो गई। बट अभी भी ज़रूरी नहीं कि हर स्कूल में कोई काउंसलर हो या पेरेंट्स अवेयर हों। और मैं तो, मेरे को भी अवेयरनेस तो इतनी नहीं थी, फिर भी समय रहते मुझे थोड़ा आइडिया हो गया तो मैंने एक्शन ले लिया। लेकिन यदि मैं यही चाहूँगी कि एक तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए, ताकि यदि कभी टीचर्स को या बच्चों को या पेरेंट्स को कुछ ऐसी परेशानी महसूस हो तो हम उसके पास जा सकें और वो हमको सलाह दे सकें, सही गाइड कर सकें बच्चे के कैरियर के लिए। और दूसरा, मैं गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगी कि चूँकि या तो अच्छे बच्चों के लिए काफ़ी स्कूल हैं या स्पेशल एजुकेशन के भी काफ़ी स्कूल हैं, लेकिन इस जो बीच के बच्चे हैं जो पढ़ भी सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं पढ़ सकते, ईजी वे में पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए भी ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, इस तरह के भी स्कूल होने चाहिए, ताकि वहाँ के इस तरह के बच्चे हर तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकें। और उनको केवल 8th तक ही नहीं, क्योंकि 9, 10, 11, 12 में मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी बच्चे को, क्योंकि वो लोग ओपन से करवाते हैं और बड़ा ओपन का कोर्स वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट है, CBSE से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वही कोर्स वही रहे, लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका ऐसा हो कि बच्चे इजीली उसको पढ़ सकें, समझ सकें और एग्ज़ाम दे सकें और अपना कम से कम 12th की डिग्री तक तो बच्चा अच्छे कर सकें। आगे तो फिर और भी कुछ हो यदि कॉलेज लेवल पे या उसमें, तो भी बहुत अच्छा होगा। फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने, क्योंकि अच्छे बच्चे तो ऑटोमेटिक कई अच्छी नौकरी कर लेते हैं, और जो फिजिकली डिसेबल है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, आरक्षण दे रखा है, उनको अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। लेकिन इस तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ना तो बच्चा आगे ज़्यादा हायर स्टडी कर सकता है, ना ही बच्चा जॉब कर सकता है। तो ऐसे पेरेंट्स के सामने दुविधा आ जाती है कि आगे अब इसको हम क्या करवाएं, क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ा भी दें तो इसको जॉब क्या करवाएं। तो यही है कि गवर्नमेंट यदि ऐसे बच्चों के लिए भी थोड़ा रिजर्वेशन कर दे या उनके लेवल के अकॉर्डिंग कुछ जॉब्स ऐसी निकाल दें जो बच्चे आसानी कर सकें, जैसे कि डेटा एंट्री, ये बच्चे डेटा एंट्री का कोर्स बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, या और भी कई चीज़ें होंगी जिनको बच्चे कर सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि इनके लिए जॉब में भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि अगर चेंज लेकर आना है, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं जो ऐसे बच्चे जो ना कि कम्प्लीटली लो IQ
IQ में काउंट होते हैं और ना ही किसी डिसेबिलिटी में काउंट होते हैं। जो स्लो लर्नर्स होते हैं बट बॉर्डर लाइन पे आते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रोविजंस होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ये ही नहीं, पूरा टॉप टू बॉटम अगर हम हर एक लेवल पे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अकाउंटेबिलिटी लें तो भी काफ़ी कुछ चेंज आ सकता है। तो मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसके आगे हम चलेंगे, हम एक एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे जो हम अपने ऑडियंस को बताएंगे। ये हमारा एक एक्सपीरियंस था जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। अब जानते हैं हमारे एक्सपर्ट की राय। यस त्रिशा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और जैसा कि मैंने सुना और केस डिस्कस भी हुआ भी, तो जब हम बात करते हैं लो एवरेज आईक्यू की या बॉर्डर लाइन की, बिकॉज ये आईक्यू रेंज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं, ऐसी सिचुएशन में बच्चों को अक्सर कोई बेनिफिट या एग्जेम्पशंस नहीं मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई बेनिफिट या एग्जेम्पशन नहीं है, बच्चे क्लास में रेगुलर बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं। थैंक यू आरती। अगर उन्हें बेनिफिट्स या एग्जेम्पशन नहीं मिलता तो फिर ये चाइल्ड जो है या इस तरीके के जो बच्चे हैं वो किस डिसेबिलिटी या व्हाट एग्जैक्टली क्राइटेरिया डू दे फॉल इनटू एंड व्हाट एग्जैक्टली इज आईक्यू एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स? जैसा आपने बताया, सबसे पहले हमें आईक्यू रेंजेस को इसके लिए समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में फॉल होने का क्राइटेरिया है कि बच्चे का आईक्यू 69 से बिलो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आगे सेग्रीगेशंस है कि बच्चा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड कैटेगरीज में आता है। इसके ऊपर है 70 से 79 का क्राइटेरिया विच इज बॉर्डर लाइन। सो बॉर्डर लाइन आईक्यू हम इसे कहते हैं बिकॉज ये नॉर्मल से कम है लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। साथ ही साथ लो एवरेज भी यहाँ पर आता है 80 टू 89, जहां रेगुलर आईक्यू से, नॉर्मल आईक्यू से ये थोड़ा कम है। जनरली बच्चे बॉर्डर लाइन या लो एवरेज में फॉल करते हैं। हम इन्हें अक्सर स्लो लर्नर बोल देते हैं। स्लो लर्नर मतलब कुछ भी सीखने, काम करने, कोई भी तरह का स्किल करने में वो रेगुलर से थोड़ा स्लो होंगे, थोड़ा स्लो सीखेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रोसेस थोड़ा धीरे करेंगे बाकियों से, तो इसीलिए इनको एक बड़ी टर्म दी जाती है विच इज आपका स्लो लर्नर। उसके बाद आता है आपका एवरेज और हाई एवरेज आईक्यू वाले बच्चे जो सम 90 टू 120 फॉल करते हैं, और इसके ऊपर आता है सुपीरियर एंड वेरी सुपीरियर, 120 एंड अबव, 130 एंड अबव, ये आते हैं सुपीरियर आईक्यू वाले बच्चे जिनको हम कभी गिफ्टेड भी बोलते हैं। सो ये एक रेंज है। अक्सर बच्चे, जैसे हमने पहले भी बात करी, जहां बच्चे बॉर्डर लाइन या बिलो एवरेज फॉल करते हैं, उनके लिए पढ़ना लिखना ये कंसर्न रहता है, और वो अपनी डे टू डे लाइफ में एजुकेबल होते हैं, पढ़ाया जा सकता है उन्हें, पर हाँ कुछ बातों का ध्यान स्पेसिफिक रखने की जरूरत है उनके लिए। थैंक यू सो मच आरती जी हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अगर हमारा ये ऐसा डिफरेंट सेगमेंट्स है आईक्यू का, तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन या उससे कम पे आते हैं वो बच्चे क्या करें? उनके पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए कोई टिप अगर आप देना चाहें तो? यस, बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स को या टीचर्स को पता होना कि जब इस बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट इज एम्पथाइज करें, बच्चे के कंसर्न को जाने समझें कि वो कहाँ डील कर रहा है, क्योंकि हो सकता है ये बच्चा देखने में, बात करने में और बहुत सारी रेगुलर एक्टिविटीज करने में आपको लगे कि हाँ रेगुलर बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह कर रहा है, पर इसके चैलेंजेस अलग हो सकते हैं। तो अगर आप इसके कंसर्न को समझेंगे तो एम्पथाइज कर पाएंगे, साथ ही साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख सकते हैं, ना कि बच्चे को ओवरबर्डन करें अपनी एक्सपेक्टेशन से। इसके अलावा बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड जरूर करें, चाहे जितना भी दिख रहा है कि हाँ ठीक है बच्चा अब इतना भर कर लेता है, पर अपने सपोर्ट में कमी ना छोड़े। अगर बच्चे को जरूरत है सुपरवाइज करते रहें, जरूरत है तो सपोर्ट प्रोवाइड करें। और लास्टली, कुछ भी सिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई नया स्किल सिखा रहे हैं, सिंपलेस्ट ऑफ द लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। सिंपल स्टेप्स होने चाहिए ताकि बच्चे को उसको प्रोसेस करने में, लर्न करने में, एक्वायर करने में टाइम ज्यादा ना लगे और वो बाकी अपनी जिंदगी में साथ साथ कई स्किल सीख सके।
तो ये थी आरती श्रृंखला। थैंक यू सो मच आरती जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपनी एक्सपर्ट एडवाइस हमसे शेयर करने के लिए। प्रोजेक्ट इंक्लूजन भी एम करता है कि वो जितने भी टीचर और पेरेंट्स हैं उनको सेंसिटाइज करें, यानी कि उनमें अवेयरनेस जगाए। और आप अगर आप टीचर हैं या पेरेंट हैं तो आप 17 मॉडल कोर्स प्रोजेक्ट इंक्लूजन से कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे आपको जानकारी मिलेगी इफ़ अ चाइल्ड इज़ अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ हिडन डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग स्लो लर्नर। सो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। अब आते हैं मैम आपके पास वापस एक आखिरी सवाल आपसे कि एक मैसेज हमारे जो ऑडियंस जुड़े हुए हैं, हमारी जो टीचर्स हैं उनके लिए आप एक मैसेज जो देना चाहेंगे। मैं पेरेंट्स को तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि यदि आपको बचपन में बच्चों के साथ ऐसा कुछ लगता है कि बच्चे पढ़ने में परेशान हैं कुछ, तो बजाय आप उनको फोर्स करने के, उनमें प्रेशर डालने के, सबसे पहला काम किसी काउंसलर्स के पास जाएं, उनसे सलाह लें। यदि वो आपको IQ वगैरह टेस्ट कराने के लिए कहते हैं तो वो भी बेझिझक कराएं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे का IQ कम ही आएगा, हो सकता है वो नॉर्मल हो, कोई और रीज़न भी हो सकता है कि वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रीज़न क्या है उसके नहीं पढ़ने का। तो बच्चे पे प्रेशर भी नहीं डालना पड़ेगा आप लोगों को। और यदि इनकेस बच्चा निकलता भी है स्लो लर्नर तो आप प्लीज़ उस पर प्रेशर ना डालें, बस उसको प्यार से आराम से स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस में लाते रहें तो बच्चा कभी ना कभी आपका सब कुछ ठीक से कर लेगा। और टीचर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने इतने सालों के गैप में महसूस किया है कि आज के समय में टीचर्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के समझ रहे हैं कि हमारी क्लास में ऐसा बच्चा है तो इसको ऐसा करना है। तो फिर भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इन केस आपके यहाँ पे काउंसलर की फैसिलिटी नहीं है या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ अपने उनके पेरेंट्स से ज़रूर मिलें, उनको बुलाएं। बजाय बच्चों को टीज़ करने के आप बच्चों को पेरेंट्स को बुलाएं, बात करें, उन्हें सिचुएशन बताएं कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। तो आप उनको बल्कि सजेस्ट करें कि आप इनको दिखाइए या इनके बारे में जागरूक हो जाइए। यदि बच्चा आपका इन केस थोड़ा सा भी स्लो लर्नर है तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि इसको कैसे स्कूल में डालना है, कौन से स्कूल में डालना है, किस तरह की एजुकेशन इसके लिए रहेगी। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसा कि मेरे बेटे का जिस स्कूल में था उन स्कूल वालों की तरफ से ही स्पोर्ट को बहुत वो उन्होंने प्रमोट किया और बच्चों को स्पोर्ट में भेजते थे। मेरे बच्चे का भी हमें टैलेंट निकल कर आया कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो आप भी अपने बच्चे का कोई ना कोई टैलेंट ढूंढें, जरूर आपके बच्चे में कोई ना कोई हिडन टैलेंट होगा तो जिसमें उस फील्ड में आप उसको कराएंगे तो बच्चा आपका कभी ना कभी जरूर ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, आप निराश ना हो। बिल्कुल सही कहा मैम। और इसी के साथ मैं एक आखिरी मैसेज देना चाहूँगी जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको, कि टीचर्स, हम या टीचर्स हैं, हम पेरेंट हैं या हम कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली कि टीचर को एक लेवल पे मदद करनी है। ये इट इज़ अबाउट अ मेंटालिटी चेंज विच आवर सोसाइटी एज अ होल नीड्स टू क्रिएट। सो आप जहाँ पर भी हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आप कुछ लर्निंग पैटर्न्स में डिफरेंस देख रहे हैं तो मेरी आपसे आग्रह है कि ज़रूर इसको कोशिश करिए एक अलग परसेप्शन से सोचने का, क्योंकि आज हम बात करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इंक्लूसिव इनसाइट्स पे हर हफ्ते वेडनेसडे 4 बजे, जहां हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की। और हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगे कोई एक्सपर्ट और एक नई कहानी, जो कहानी नहीं बोलना चाहिए, जो हमारी हकीकत स्टोरियां हैं, जो लोग स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, वो हम आप तक लेकर आएंगे, जिससे कि हम डिस्कशन, एक फोरम क्रिएट कर सके सभी के लिए और इस तरीके से हम खुद भी और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिएगा प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ। थैंक यू।